हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। बेटा सब सामने देखेंगे। चैप्टर का बेस बनाना है मैंने आज ही, और बेटा आज कम से कम 5 प्रिंसिपल हो जाएंगे। बेटा ये वीक टारगेट है, ठीक है ना। संडे के बाद इस चैप्टर पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। विद पास्ट ईयर क्वेश्चन विद केस स्टडीज इसे खत्म करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एक और छोटा चैप्टर करेंगे, देखते हैं वो प्लानिंग या सीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से एक होगा, देखते हैं वो क्या करेंगे। बाबू आपने ना प्रिंसिपल ऑफ साइंस 10th क्लास तक पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, कुछ न्यूटन्स लॉ, कुछ आइंस्टाइन के प्रिंसिपल सबने पढ़े हैं। बेटा हमने लेकिन कभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़े। बाबू प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर बेटा मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो बेटा कोई भी प्रिंसिपल हो ओवर द नाइट नहीं बन जाता। एक रात के बाद कोई ये नहीं कह देता कि जी हाँ मैंने एक रात एक एक्सपेरिमेंट करा, ये रिजल्ट आया जी, कल से प्रिंसिपल है। वो पता नहीं कितने टाइम की टेस्टिंग लगती है, कितने एक्सपेरिमेंटेशन लगते हैं, कितनी फाइंडिंग्स लगती हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस लगती हैं, तब जाके कोई प्रिंसिपल बनता है। सालों साल की मशक्कत है, 15 साल कोई 20 साल दे देता है, अपनी जिंदगी पूरी दे देता है, तब कोई प्रिंसिपल डिराइव होता है। ये तो सिमिलैरिटी की बात है। वो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो बेटा साइंस के प्रिंसिपल हमेशा रिजिड होते हैं इन नेचर, और बेटा हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। जबकि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन बीइंग, ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। तो बेटा ये ह्यूमन बीइंग पे लगते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर हमेशा एक जैसा रिजल्ट दे, सर ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि आपने एक प्रिंसिपल एक इंसान पे लगाया, उसका बिहेवियर वैसा था, उसने बेटा एक रिजल्ट दे दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा किसी भी ह्यूमन बीइंग पे लगा लो ये रिजल्ट आने वाला है। सर इट इज अ प्रोबेबल चांसेस कि ज्यादातर वो रिजल्ट आए, पर हमेशा वो रिजल्ट आए, सर ऐसी कभी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती ह्यूमन बीइंग के साथ। 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बेटा, 700 करोड़ लोग से ज्यादा दुनिया भर में, सबका नेचर अलग है। एक ही प्रिंसिपल लगाने पे हमेशा एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते, साथ ही साथ बेटा ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, वो इनको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है ना। अभी वो प्रिंसिपल हो जाने तो तब ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी बात। ठीक है जी। तो वो चैप्टर को बिल्कुल बीच से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बेटा मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर बता रहा हूं ना उनकी सिग्निफिकेंस। तो वो आपको दो पर्सन ने प्रिंसिपल दिए हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वन इज F.W. टेलर और बेटा सेकंड वन इज हेनरी फेयोल। बाबू इन दोनों के ना प्रिंसिपल देने का तरीका भी अलग है। बेटा टेलर एक बेटा साइंटिस्ट रहा है, तो बेटा इसने एक्सपेरिमेंटेशन पर, टेस्टिंग पर प्रिंसिपल दिए। जबकि अगर आप बेटा फ्योल की बात करोगे, फ्योल इज अ प्रैक्टिशनर, तो बेटा उसने अपनी पूरी जिंदगी भर ह्यूमन बिहेवियर ही देखा, मैनेजर था बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन बिहेवियर से टकराव ही बहुत रहा है बेटा। सालों साल पता नहीं कितने ह्यूमन बीइंग के टच में रहा है ये। तो वो जब इतने सारे ह्यूमन बीइंग के टच में रहते हो, तो इसने ऑब्जर्व किया सबके बिहेवियर को, फाइंडिंग्स देखी अपनी बेटा, और उन ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स पर प्रिंसिपल दिए। इसने टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर, इसने ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स पर। ठीक है जी। तो बेटा एक बात और, हम ये डिसाइड नहीं करने बैठे कि प्रिंसिपल किसने अच्छा दिया और किसने खराब दिया। बेटा दोनों के प्रिंसिपल बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बेटा एक दो जगह पर अगर आप देखोगे तो फ्योल और टेलर में भी कन्फ्लिक्ट है। 90% सिमिलैरिटीज हैं, पर 10% कन्फ्लिक्ट की भी बात है। ठीक है जी। साथ साथ पढ़ते चलेंगे, सिमिलैरिटीज भी कन्फ्लिक्ट भी, जब इनके प्रिंसिपल और इनके प्रिंसिपल पूरे होने लगेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल से। बेटा फ्योल का पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बहुत कुछ याद आने लग गया होगा बेटा। बाबू साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा साइंस का क्या मतलब है? बेटा साइंस का मतलब है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। और बेटा रूल ऑफ थंब, बेटा रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा छाप की तरह काम करना। ठीक है ना। बेटा टेलर का कहना है हर चीज में आपको साइंस लगानी है, अंगूठे छाप की तरह काम नहीं करना। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? बेटा रूल ऑफ थंब से ना दो मतलब निकाले जा सकते हैं, डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट, या बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना। बाबू बचपन में हमने भी हिट एंड ट्रायल बहुत लगाया, ठीक है ना। टीचर ट्रू फॉल्स सुनती थी,
बाबू टीचर ने पूछी, एक स्टेटमेंट दी, ट्रू या फॉल्स, हमने लगाया ट्रू, उसने घूरा, हमने कर दिया फॉल्स, हो गया ठीक। बाबू यही हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है ना जी। बाबू टेलर का कहना ये बड़ा सिंपल सा है, कहता है आप मैनेजर की कुर्सी पे पता है क्यों हो? क्योंकि बेटा आप हर चीज के पीछे साइंस लगा सकते हो, आप हर चीज को साइंटिफिकली सोच सकते हो, वेल प्लान्ड कर सकते हो, वेल मैनेज कर सकते हो। कहता है अगर आपने भी हिट एंड ट्रायल लगाया तो बेटा आपको मैनेजर की कुर्सी की कोई जरूरत ही नहीं है, ये काम तो एम्प्लॉय खुद भी कर लेता। बाबू एक काम को करने के 3 ऑल्टरनेटिव है, मैनेजर ने कहा जी ऑल्टरनेटिव 1 लगा कर देख लो, महीना भर ऑल्टरनेटिव 1 लगा, रिजल्ट नहीं दिया, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो बेकार लग रहा है, ऑल्टरनेटिव बी लगा कर देख लो, छोड़ो छोड़ो जी बी भी बेकार लग रहा है तो कुछ टाइम बाद सी लगा कर देख लो। बेटा अगर आप यही कर रहे हो तो बेटा जो आप जजमेंट ले रहे हो वो रूल ऑफ थंब पे ले रहे हो, और अगर आपको भी यही करना है तो एम्प्लॉय बहुत अच्छा से जानता है मैनेजर की कुर्सी खराब है, फिर तो एम्प्लॉय खुद भी यही कर लेगा, एम्प्लॉय खुद भी तो ये कर सकता है, ऑल्टरनेटिव 1 लगाए, रिजल्ट ना दे तो बी लगाए, बी ना दे तो सी लगाए, मैनेजर की क्या जरूरत? बेटा टेलर का कहना है हर चीज साइंटिफिकली प्लान चाहिए, ये पर्सनल जजमेंट नहीं है, हिट एंड ट्रायल नहीं। कुछ लोग करते हैं ना पर्सनल जजमेंट, मेरा दिल कह रहा है ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा करके देख लो, सर दिल कहने वाली तो बात ही नहीं है ना, कुछ साइंस लगनी चाहिए। बाबू टेलर का कहना है स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड, और बेटा जितनी ज्यादा चीजें साइंटिफिकली प्लान्ड होंगी ना उतना बेटर रिजल्ट देती हैं, ठीक है ना। कहता है लाइक लोडिंग द आयरन शीट इनटू द बॉक्स कार। पहले मैं एग्जांपल को लीक से हटाता हूं फिर समझाता हूं बेटा कुछ। मैं कहता हूं बेटा टेलर का जो मकसद है ना कहने का, कहता है इतनी छोटी एक्टिविटी भी साइंटिफिकली प्लान करो और आप देखोगे बेटा कमाल के रिजल्ट आएंगे। बाबू आपको एक कार्टन भी पैक करना है ना तो बेटा वो भी साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए। मैं कहता हूं बेटा आपका काम है फर्नीचर का, आप ट्रक पे फर्नीचर भी लोड करा रहे हो ना, इट शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। बेटा साइंटिफिकली प्लानिंग से क्या मतलब है? मैं कहता हूं ट्रक में ना बेटा आराम से सिस्टमैटिक तरीके से एक के ऊपर एक चेयर लगाओ, यकीन मानना हजारों चेयर आ जाएंगी एक ही ट्रक के अंदर, और आपको नहीं साइंटिफिकली प्लान नहीं करना, मेरा तो दिमाग कह रहा है एक के ऊपर एक फेंक दो, सिर्फ फेंक के देख लो बेटा 1000 चेयर भी नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। लोग कार्टन पैक करते हैं, कभी देखा लोगों को बहुत सिस्टम लगाते हैं, कैसे एक के ऊपर एक सामान रखते हैं, चाहे वो अलग अलग साइजेस का होगा, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लोग कार्टन पैक करते हैं। बेटा सिस्टम से करोगे ना बहुत ज्यादा सामान आएगा, और अनसिस्टमैटिक करोगे ना, पर्सनल जजमेंट लगानी शुरू करोगे, हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू करोगे, सर बहुत कम सामान आएगा उसी कार्टन में। और ये मेरे साथ ना लाइव हुआ था बेटा, और मैंने बच्चों को ना कहा था देखो यहाँ पर ये टेक्निक लगती है, मैंने पिछली बार भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, एक बार ना चिल्ड्रन डे का फंक्शन था, तो वह वो बहुत सारे मोमेंटोस आए थे, जो ना कुछ स्टूडेंट की टीम बनी थी मेरे साथ, जो हमें मोमेंटो को ना क्या करना था बेटा, फिट करना था, वो अलग अलग पार्ट्स में आए थे बेटा, ठीक है ना जी। तो क्या हुआ बेटा, एक कार्टन में आया सिस्टमैटिकली पैक होकर मोमेंटोस, ठीक है ना, और बहुत सिस्टम से लगे हुए थे, तो वह वो सब आ गए, ठीक है। जब हमने बेटा एक बार खोल के सब पीसेस चेक कर दिए और वापसी बेटा पैक कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई नहीं ऐसे ही फेंक दो, एक के ऊपर एक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सिस्टम से लगाने की जरूरत नहीं है, उसी कार्टन में ना वही सामान आ नहीं रहा था पूरा। तो बेटा इतनी छोटी एक्टिविटी भी साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, टेलर का कहना है। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? बेटा सेकंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा हार्मनी का मतलब होता है पीस, और बेटा डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। बाबू टेलर कहता है आपको हमेशा हार्मनी से रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बेटा ये किसको कह रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा? किसके लड़ाई झगड़े की बात चल रही है? बेटा ये लड़ाई झगड़े की बात चल रही है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच। बेटा अगर आप ये बात जानते हो, ये स्ट्रक्चर जानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी जानते इसका डिटेल डिस्कशन हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 में। बाबू आपको पता है मिडिल लेवल पे सभी मैनेजर्स काम करते हैं, 2 मैनेजर छोड़ दो बाकी दुनिया के सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे काम करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ब्ला ब्ला, जिसका भी नाम ले सकते हो आप, वो सब यहाँ काम करते हैं, 2 को छोड़ दो। बाबू मैनेजर का काम क्या होता है? दूसरों से काम निकलवाना। आपको पता है मैनेजर का काम क्या होता है?
दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन थ्रू अदर। दूसरों से काम निकलवाना ही इनका काम है बेटा, ये खुद काम नहीं करते। तो बेटा ये काम निकलवाने की कोशिश करते हैं बेटा वर्कर से, और बेटा जब ये वर्कर से काम निकलवाने शुरू करते हैं तो वहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बेटा। देयर अराइज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। बेटा टॉप लेवल मिडिल लेवल समझता है यार हम ना हायर क्लास के, हम पैदा इसलिए हुए हैं, ऑर्डर देने के लिए पैदा हुए। और वर्कर को लगता है यार ये तो इसी केबिन में बैठ के रोज ऑर्डर ही देते रहते हैं, यार हमें लोअर क्लास का समझते हैं क्या। तो बेटा क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच, ठीक है ना जी। और बेटा टेलर का कहना ऐसा है बेटा, अगर आप आपस में ही लड़ोगे ना तो भूल जाओ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कभी अचीव हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? भाई 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बोल दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा आप आपस में लड़ लो, ठीक है ना, तू धरने पे बैठ जा, तू 10 दिन धरना ना खोल, वर्कर बैठ गए सारे, क्या होगा बेटा? मुझे बताओ किसका लॉस करोगे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट नहीं बढ़े तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बेटा अगर आपस में ही लड़ोगे ना तो कोई गोल अचीव नहीं होने जा रहा। टेलर का कहना बड़ा सिंपल सा है कि आपस में हार्मनी से रहो, नॉट डिस्कॉर्ड। पहले बताओ इतनी बात समझ में? यहां पर मैं केस स्टडी का हिंट देना चाहता हूं, हमेशा याद रख लेना बेटा। बाबू टेलर एक बात और बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कहता है अगर आपको सच में अपनी आपसी रिलेशन सुधारनी है ना वर्कर और मैनेजमेंट, तो एक काम और कर देना, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। बेटा मैनेजमेंट आप कुछ भी कमा रहे हो ना, थोड़ा बहुत वर्कर के साथ भी शेयर करो। बेटा वर्कर के साथ शेयर करने से क्या होगा? बेटा अगर आप कमाई शेयर करोगे ना, सारी दुनिया में लड़ाई इस चीज के पीछे, अगर आप कमाई का थोड़ा सा हिस्सा उनके साथ शेयर कर दोगे ना, तो आपकी आपसी रिलेशनशिप बहुत सुधर जाएगी। समझ में आती है बेटा बात? बाबू मैंने ना नोट्स में एक थर्ड हेडिंग बनाई हुई है, जबकि एनसीईआरटी में कोई थर्ड हेडिंग नहीं है। हेडिंग है बेटा मेंटल रेवोल्यूशन, ये थर्ड प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखते हो तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पे एक पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ में मेंटल रेवोल्यूशन की बात है। अब मैं बेटा मेंटल रेवोल्यूशन की बात तो कर रहा हूं, लेकिन बेटा ये अलग प्रिंसिपल नहीं है कोई। दूसरी बात, अगर पेपर में मेंटल रेवोल्यूशन जैसे वर्ड आ जाए और आपको कह दे आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हमेशा आप आंसर क्या लिखोगे? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है जी। बेटा मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा मतलब है, change in the attitude of both the worker and the management towards each other. The management should realize the importance of worker and the worker should also realize the importance of management. बेटा कहता है एटीट्यूड बदल दो ना एक दूसरे के लिए। वर्कर को मैनेजमेंट के लिए बदलना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर के लिए बदलना चाहिए, एटीट्यूड बिल्कुल बदल दो। बेटा किसी के बिना भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पक्का मान लो। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट के आप वर्कर के बिना ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो, एक दिन उन्हें घर बिठा के देख लो, पता लग जाएगा चलेगी कि नहीं। और बेटा वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट के बिना चल जाएगा कुछ भी, कि ये तो एसी रूम में बैठ के सबसे ज्यादा ऐश कर रहे होते हैं। सर सबसे स्ट्रेसफुल जॉब होती है टॉप लेवल मिडिल लेवल, एक दिन उन्हें भी घर बिठा कर देख लो, आप भी चला कर देख लो। तो बेटा चल किसी के बिना नहीं सकती। तो बेटा एटीट्यूड ही बदल लो, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहो। सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई क्लास वाली बात नहीं है कि हायर क्लास और लोअर क्लास है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल नोट्स के हिसाब से फोर्थ नंबर, एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड नंबर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बाबू कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बेटा ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। बेटा वो क्या कह रहा था? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पीस से रहना। ये क्या कहता है? ये कहता है जो आपका इंटरनल कंपटीशन है ना, उसे कॉपरेशन से रिप्लेस कर दो। द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। बेटा कहता है आपस में कंपीट भी नहीं करना, और ये टेलर का एक्सपीरियंस है बेटा। देखो आपस में कंपीट करने से क्या होता है? सर जेलेसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को, दो बेटा बहुत पक्के दोस्त है, ठीक है ना, और दोनों बेटा कॉम्पिटिटर भी हैं। एक क्लास में फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है। बाबू अगर सच में ये हालात है ना, तो ध्यान रख लेना, इन लॉन्ग रन से जेलेसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर कंपीट ही करोगे तो।
टेलर का कहना है द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, पर दोस्त फर्स्ट आ जाए ना उससे ज्यादा दुख होता है। ठीक है जी, सच है ये, सच। मैंने ना इसी क्लासरूम में दोस्तियां टूटते हुए देखी है बोर्ड के रिजल्ट के बाद, कि मेरे उससे ज्यादा आ गए या तेरे उससे ज्यादा आ गए या वो मुझसे ज्यादा ले गया, अब तो मैं कभी उससे बात ही नहीं करता। चलो खैर छोड़ो, मुझे उसमें नहीं उलझना बाबू। और क्या कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। बेटा कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो टॉप लेवल के दिमाग में इंडिविजुअलिज्म का भूत चढ़ गया ना, कि सारे डिसीजन मैं लूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मैं करूंगा, सर टेलर इस पक्ष में ही नहीं है। टेलर का मतलब ही नहीं है इस बात से। टेलर कहता है आई की फीलिंग को वी से रिप्लेस कर दो। टॉप लेवल सब कुछ आप नहीं करोगे, सब कुछ आपका नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं है, हम सबकी है, सब लेवल्स की है। बेटा इस एक्सटेंट तक बोल देता है टेलर कि आपको, जब आप आई की फीलिंग को वी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि सबकी बात कर रहे हो, हर लेवल की बात कर रहे हो, तो बेटा लोअर लेवल को भी, वर्कर लेवल को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो। कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग इनसे भी जरूर कराई जाए। एक बात और बाबू, अगर आप डिसीजन मेकिंग इनसे नहीं करा सकते, फिर भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। बेटा अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहा है, तो बेटा मैनेजमेंट आपको अपने कान नहीं बंद करने, उसके सजेशन को सुनना है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। समझ में आ रही है बेटा बात? वी में बहुत कुछ समाया हुआ है, आई और वी वाली बात में बहुत कुछ समाया हुआ है, आराम से सुन के चलना इस चीज को। टोटल 5 बातें करता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है ना जी? मैंने क्या बोली, 4 बातें अभी। द फीलिंग ऑफ इंटरनल कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी, वर्कर को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना, वर्कर के सजेशन भी सुनना, कान नहीं बंद करने बेटा। तो ऐसा क्यों बोलता है टेलर, वर्कर के सजेशन सुनना? बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ वर्कर क्वांटिटी में इतने होते हैं जितना बेटा टॉप लेवल का भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। टॉप लेवल खुद तो मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, और वर्कर क्वांटिटी में लाख 1.5 लाख। सर जोमैटो के पास 1,38,000 वर्कर है, इन्फोसिस के पास 1,12,000। अब वो अगर एक एक सजेशन अपने 1,12,000 एम्प्लॉय से मांग लो, सिर्फ एक एक सजेशन, बेटा शायद 10 तो सजेशन ऐसे होंगे ना जो कभी टॉप लेवल ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। 10 तो सजेशन ऐसे होंगे ना जो बेटा बहुत ज्यादा कॉस्ट को कम कर सकते होंगे, बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट को कम कर सकते होंगे, क्योंकि बेटा आफ्टर ऑल प्रोडक्शन लाइन पर वो काम करते हैं, टॉप लेवल काम नहीं करता। तो वो जो सजेशन दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। समझ में आती है बात? एक और बात, जब बेटा टेलर ने बात बोल दी फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी, मतलब समझ रहे हो ना, टॉप लेवल कुछ नहीं है, सारे लेवल बराबर है ना। तो बेटा यहां से एक और बात आती है कि स्टडी में बड़ी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। मतलब किस हद तक चला गया टेलर? हमेशा टॉप लेवल की पावर ज्यादा होती है और हमेशा वर्कर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। बेटा टेलर क्या बोल रहा है, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट, कि पावर भी बराबर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए हर लेवल की। इस हद तक चला गया जब उसने आई को बी से रिप्लेस करने की बात करी, कि टॉप लेवल एक दिन तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल कर देख ही लो वर्कर की, और वर्कर एक दिन तुम भी पावर एंजॉय करके देख ही लो टॉप लेवल की। समझ में आई बेटा? टोटल मिलाकर 5 बातें। बाबू लास्ट प्रिंसिपल नोट्स में 5th नंबर पर है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेटा कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। बेटा इस पूरे चैप्टर में जब भी वर्ड आएगा ये पर्सन, या जब भी वर्ड आएगा मैन, हमेशा इसका मतलब एम्प्लॉय से होगा, हमेशा। कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेटा टेलर कह रहा है डेवलप कर दो हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी तक, मैक्सिमम एफिशिएंसी तक। ऐसा क्यों बेटा?
किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम सोच लो, ऑर्गेनाइजेशन इज आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई इंसान तो नहीं है ना, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। इन्फोसिस कोई इंसान तो नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बेटा डायरेक्टली लिंक करते हैं उसके एम्प्लॉय की कैपेसिटी से। ऑर्गेनाइजेशन की अपने आप में क्या कैपेसिटी है, वो तो कोई इंसान ही नहीं है। उसकी कैपेसिटी किससे लिंक्ड है, उसके एम्प्लॉय की कैपेसिटी से। अगर मैं कहूं उसके एम्प्लॉय मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही है। तो टेलर यही तो कह रहा है, एम्प्लॉय को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक ले आओ, उससे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आ जाएगी। बेटा उसने ये भी बता दिया कि एम्प्लॉय कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप किया जा सकता है, खाली गप्पों में नहीं रखी बात। बेटा वो कहता है अगर आप सच में चाहते हो एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे, तो स्टेप्स शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कहता है आपको कब से स्टेप लेना पड़ेगा, सिलेक्शन के दिन से ही। बेटा आज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट हो रही है, आज सिलेक्शन हो रहा है। बेटा याद है ना, स्टाफिंग स्टाफिंग जैसी बातें बोल रहा हूं। आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो रहा है बेटा, और क्या करते हो आप, एक मिनिस्टर साहब की कॉल आई, आपने कहा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक दो का सिलेक्शन कर लिया सोर्स पर। बेटा अगर आप किसी इंसान को साइंटिफिकली सेलेक्ट नहीं करोगे, साइंटिफिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं दोगे, वो कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक नहीं जाएगा। टेलर कहता है आपको सिलेक्शन साइंटिफिक करना है, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक करनी है। हम भी देखते हैं एम्प्लॉय कैसे नहीं जाता मैक्सिमम एफिशिएंसी तक। समझ में आती है बेटा बात? बाबू अगर आप किसी के सोर्स पे किसी का सिलेक्शन कर रहे हो, तो बेटा वो इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो काम नहीं भी करेगा ना कल को, अगर एक बार सोर्स चल सकती है तो दोबारा भी चल सकती है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। फिर वो कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा नहीं बेटा, जो सोर्स पर आएगा। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बाबू टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू टोटल हमें कुल मिलाकर 7 टेक्निक्स पढ़नी है जो टेलर ने गिवन, टेलर की हैं बेटा। बाबू 4 प्रिंसिपल के अलावा 7 टेक्निक और हैं, टोटल 11 कह लो प्रिंसिपल्स हैं बेटा टेलर के। बाबू एक टेक्निक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ठीक ठाक लेंदी टेक्निक है बेटा, 7 से 8 मिनट लगेंगे, खत्म करते हैं इसको। ठीक है जी बाबू, आप सामने देखना ताकि बेटा डिस्कशन ज्यादा हो सके। बाबू टेलर कहता है फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 लोग काम करेंगे, वन इज प्लानिंग इंचार्ज एंड अदर वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज। दैट सिंपली मीन्स बेटा प्लान करने वाले पर्सन अलग और एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन अलग। कहता है ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का जिम्मा अलग लोगों का है और एग्जीक्यूशन का जिम्मा बेटा वो बिल्कुल अलग लोगों का है। तो वो आपने इस टेक्निक का नाम एक बार दोबारा नहीं पूछा मुझसे, इसका नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप। मतलब समझ तो, फॉरमैन के फंक्शन। आपको पता है फॉरमैन क्या होता है बेटा? फॉरमैन इज अ पोस्ट ऑफ लोअर लेवल। फॉरमैन एक पोस्ट है लोअर लेवल की, ठीक है ना जी। देखो जब मैंने यहां पर लिखा फैक्ट्री मैनेजर, मैंने भी क्या बताया था, सारे मैनेजर कहां काम करते हैं, मिडिल लेवल। यहां बेटा मैं ना 8 फॉरमैन के नाम लिखने वाला हूं। 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंडर, चार्ज प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर। ये जो 8 फॉरमैन है ये कहां काम करते हैं, लोअर लेवल। और बेटा टेलर का कहना ऐसा है कि एक वर्कर को अपनी लाइफ में इन 8 फॉरमैन से हमेशा ऑर्डर लेना चाहिए। ठीक है जी, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जीरो लेवल। वर्कर को जीरो लेवल बोलते हैं। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, और मैं बता देता हूं बेटा, अगर इसका आपका डायग्राम एज इट इज दिमाग में रख लोगे ना, तो इतनी हल्की टेक्निक है ना, जबकि ये बुक उठाकर देखो या नोट्स उठाकर देखो तो आपको मैटर वाइज लगेगा कि सबसे बड़ी टेक्निक यही है, सबसे हल्की होती है ये। तो वो कहता है अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर 2 पर्सोनल वुड वर्क, नेमली प्लानिंग इंचार्ज एंड द प्रोडक्शन इंचार्ज। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 personnel would work, namely instruction card clerk, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian. And under production in charge 4 personnel would work, speed boss, can boss, repair boss and inspector. तो वो काम क्या क्या होते हैं इनके काम समझ लो
बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। आज सुबह 10 बज गए हैं, फैक्ट्री गेट से वर्कर ने आना शुरू कर दिया है। बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही बताता है कि आज कौन सा वर्कर किस जगह पर काम करेगा। हे वो ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। रूट क्लर्क, बेटा ही विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन किस रास्ते से होके जाएगा। कई बार बेटा किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बेटा रूट क्लर्क बताता है कि प्रोडक्शन को किस रूट से होके जाना। मैं कहता हूं बेटा कार एक इतनी बड़ी मशीनरी है कि बेटा आप बता नहीं सकते कि इसमें बेटा सीक्वेंस क्या रहा है इसको असेंबल करने का। आप सोचो कितना मशीनरी लगी है, कितना पार्ट लगा है बेटा, पर वो हम बता ही नहीं पाते बेटा कि असेंबलिंग कैसे हुई है। कई बार हमारे कार में बहुत छोटी सी कमी आती है, पर बहुत छोटी सी कमी आने के बाद भी बेटा कार के बहुत सारे हिस्से खोलने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी असेंबलिंग ही ऐसे हुई है। तो ये कौन बताएगा कि पहले क्या असेंबल होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? सर ये रूट क्लर्क ही तो बताएगा। ही विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। देन बेटा थर्ड नंबर पे आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बेटा ये क्या बताता है? बेटा ही विल प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि कितने टाइम में एक प्रोडक्ट बन जाना चाहिए और कितनी कॉस्ट के अंदर बन जाना चाहिए। देन बाबू आता है डिसिप्लिनरियन। ही एंश्योर्ड डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये डिसिप्लिनरियन की होगी। ठीक है जी, प्लान हो गया जी, एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अलग हैं बेटा। बाबू अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज 4 personnel would work, namely स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। बेटा स्पीड बॉस क्या इंश्योर करता है? बेटा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने ना, जो यहां पर थर्ड नंबर पे एक फॉर्मैन था, टाइम और कॉस्ट शीट बनाकर दी है, कितने टाइम में इतनी कॉस्ट में बेटा ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है जी बाबू, प्रोडक्शन इंचार्ज एंश्योर करता है बेटा एक्यूरेट एंड स्पीडी कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कि उसने टाइम उतनी कॉस्ट में प्रोडक्ट सच में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। बाबू गैंग बॉस और रिपेयर बॉस आराम से समझना, क्योंकि बच्चे इनके फंक्शन जबरदस्ती मिक्स करते हैं। बेटा गैंग बॉस ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे टूल्स और मशीनरी को रेडी करता है फॉर ऑपरेशन। यानी कि अगर वर्कर्स फैक्ट्री में 10 बजे आ रहे हैं तो गैंग बॉस 8 बजे मिलेगा, सारी मशीनरी को प्राइमा फेशिया चेक करेगा, ग्रीसिंग ऑयलिंग सब में देगा, नट बोल्ट टाइट करेगा कि वर्कर को कहीं चोट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये गैंग बॉस का काम है। रिपेयर बॉस नाम से समझ में आ रहा है? सर इसकी जरूरत रोज नहीं है, मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाएगी इसकी जरूरत तब है, या बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मशीनरी की रिपेयर होती है, वो तभी होगी। ये गैंग बॉस की तरह रोज काम नहीं करेगा। ठीक है जी। और बेटा लास्ट नंबर पे आता है इंस्पेक्टर। बाबू जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ही विल इंस्पेक्ट ऑल द फिनिश गुड्स। जो जो वर्कर फिनिश गुड्स बनाते जाएंगे बेटा, ये बाबू वो सैंपलिंग लगाकर, अगर आप कंट्रोलिंग वाली बात ध्यान में है तो बेटा ये प्रोडक्ट को चेक करता जाएगा कि ठीक भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो नहीं बन रहा उसको मार्केट में जाने नहीं दिया जाएगा बेटा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको बेटा सेल के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। कंपनी कोई भी अपना नाम नहीं खराब करती। समझ में आती है बेटा बात? एक वर्कर को इन 8 फॉर्मेट से ऑर्डर लेना ही लेना। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।